सो हेलो एवरीवन। सो नीति आयोग का अभी एक रिपोर्ट आया है गीग इकोनॉमी पे कि जैसे हमारी जो आप जानती हो कि सर्विस सेक्टर से ही करीब हाफ ऑफ इंडिया जीडीपी का पार्टिसिपेशन लगभग सर्विस सेक्टर से है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह रहा हूँ सर्विस सेक्टर, बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो और दिक्कत यह है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के साथ यह है कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप समझ रहे हो 1.3 बिलियन, वो भी 2011 के सेंसस से। तो होना ये चाहिए था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा जॉब होना चाहिए था। आपको पता है चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा जॉब है, इसलिए वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी लगता है कम है ना। वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा रोजगार मिलता है। सर्विस सेक्टर में रोजगार बहुत कम मिलेगा। आप समझ रहे हो, सर्विस सेक्टर जैसे आईटी सेक्टर हो गए, ये सब में एप्स वगैरह जो होते हैं, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी जो होते हैं, तो उसमें तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है ना। तो उसमें कम वर्कर्स भी रहेंगे तो काम चल जाएगा। तो इसलिए लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि हम लोग का जो जीडीपी का अधिकतर परसेंट है वो सर्विस सेक्टर से आता है, जो कि ज्यादा जॉब नहीं दे सकती हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो ज्यादा जॉब दे सकती हैं, उनमें उसका जीडीपी में योगदान बहुत कम है, लगभग 20 या 23% कुछ है, बस उतना ही। तो 18 या 20% के अराउंड है मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये तो बहुत कम है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन्स, ये सब करने के बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब है कम है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोगों का मेंटेलिटी है ना। लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, सबको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, पेंशन मिलेगा बुढ़ापे के बाद भी वगैरह वगैरह, और पैसा तो है ही, प्लस में कई लोग तो थोड़ा सा ऐसा वैसा भी सोचते हैं कि दहेज मिलेगा, पता नहीं जो भी हो, उन लोग का अलग ही मेंटेलिटी है, कुछ लोग का अलग ही चल रहा है। तो ये सब के चलते, और फिर कॉलोनियल रूल भी था ना। आपको बताता हूँ मैं, कॉलोनियल रूल के समय एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब मैं अर्बन ज्योग्राफी पढ़ रहा था, तो आपको पता है कि जो सिटीज होते हैं ना, वो सेंटर ऑफ पावर होते हैं। जो भी शहर होते हैं वो सेंटर ऑफ पावर होते हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा जो मैन्युफैक्चरिंग होते रहता है, ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है, इंडस्ट्री है वहाँ, नए नए वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसीलिए सिटीज जो है सेंटर ऑफ पावर बन जाते थे। तो जैसे जैसे कोलोनाइजेशन बढ़ा, सिटीज सेंटर पावर होते हैं, लेकिन इंडियन जो सिटीज थे ना, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था। वहाँ के सामानों को लादना, फिर उन्हें पोर्ट तक पहुंचाना, समझ रहे हो। फिर तो बस वहाँ गोदाउंस थे, ज्यादा से ज्यादा गोदाउंस थे। और उन गोदाउंस में जो सामान थे उनका हिसाब किताब करने के लिए क्लर्क रखते थे, तो क्लर्कों का वहां पर फिर एक रूट होने लगा, समझ रहे हो। और ये सब तो मैन्युफैक्चरिंग था नहीं, केवल ये सब सामान उतारना चढ़ाना, गोदाउंस में रखना। आपको पता भी है कि कई फैक्ट्री बनाए गए, लेकिन नाम जो भी फैक्ट्री थी इंग्लिश फैक्ट्री, आपको याद होगा, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते होगे। तो जो फैक्ट्री नाम का था जैसे इंग्लिश फैक्ट्री, तो क्या वहां वस्तु का उत्पादन होता था? नहीं। इंग्लिश फैक्ट्री का मतलब कि ब्रिटेन से जो ब्रिटिशर्स ने जो सामान इंपोर्ट के लिए रखा, या यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए जो इंडिया को जो एक्सपोर्ट करना है या इंडिया से इंपोर्ट करना है, तो जो सामान है ना वो इसी फैक्ट्री में रखा जाता था। यहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, नाम था फैक्ट्री, इंग्लिश फैक्ट्री, डच फैक्ट्री, पोर्तुगीज फैक्ट्री। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुरू से ही डामाडोल रहा। और आपको पता है बाकी ब्रिटिश की पॉलिसी ऐसी थी कि सस्ते सामान बाहर ही बनते थे, यहाँ आके केवल उनका इंपोर्ट होता था। तो ये बहुत बड़ा मेंटेलिटी है। खैर यहाँ हम लोग पता नहीं कहाँ घुस गए, लेकिन गीग इकोनॉमी इसी सर्विस सेक्टर का आगे बढ़ा हुआ एक एक्सटेंशन है। गीग इकोनॉमी क्या है? तो गीग इकोनॉमी में जो वर्कर्स होते हैं वे कंट्रेक्चुअल बेसिस पे किसी कंपनी के साथ या किसी ग्रुप ऑफ जो भी जो वे काम करते हैं, कंट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्टडी ऐप ले लो, जैसे डाउट नट, मान लो डाउट नट एक स्टडी ऐप है, तो उस पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं वे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। उनको ये कोर्स बना देना है, और वो चाहते हैं कि उसके बाद वो दूसरी जगह पढ़ाएं या जो भी हो, तो उस कोर्स के बाद वो पढ़ा सकते हैं। और ये जो कोर्स बना के चला गया है टीचर, ये डाउटनट जो ये कंपनी है बेचते रहेगा हर बच्चों को इतने रुपये में, है ना। तो ये चीज तो गीग इकोनॉमी पे नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाला है। हालांकि रिपोर्ट निकालने से तो क्या ही मतलब, केवल इंसाइट मिलेगा, ठीक है। और बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें की गई हैं जो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि देखो ना क्या क्या इसमें ओल्ड एज रिटायरमेंट प्लान, इंश्योरेंस कवर, अगर इंजरी होता है तो देख लो यहाँ पर काम के समय इंजरी होता है तो ये सब करने के लिए। फिर मतलब और भी सिक्योरिटी देने की बात करिए कि सोशल सिक्योरिटी मेजर दो। जो लोग ओला, जोमेटो ये सब में काम करते हैं या जो भी, उन्हें सोशल सिक्योरिटी में जैसे इनकम सपोर्ट दो, और ठीक है, पेड सिक लीव दो, इंश्योरेंस दो, पेंशन
अगर हो सके तो दो। अब भाई ये सब कहाँ से मिलेगा? जो स्विगी जोमेटो ओला उबर ये सब कहाँ से देंगे? ठीक है, तो ये सब तो कभी देने वाले हैं नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो लिख दी गई हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो नीति आयोग का यही काम भी है, आजकल ये रिपोर्ट ही निकालते रहता है। तो gig workers are temporarily लिख देना, gig workers are temporary workers who are engaged in livelihood outside the traditional employer employee arrangement, है ना। पहले तो क्या था कि कंपनी में जाओ, इंटरव्यू दो, जॉब हो जाता था, खुश हो जाओ, घर आके मिठाई खिलाओ। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब एक कंपनी दो कंपनी पता नहीं, अब तो लोग बहुत कंपनी चेंज करते हैं। तो गीग वर्कर्स का ही कमाल है, घर बैठे भी काम कर सकते हो। तो गीग वर्कर्स दो टाइप के होते हैं, एक प्लेटफॉर्म वर्कर्स, एक नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स में जो ऑनलाइन ऐप के साथ काम कर रहे हैं, जो अपने घर बैठे ही काम हो जा रहा है। जैसे किसी ऑडियो बुक का एक ऐप है, ठीक है, तो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो लोग समरी बना रहे हैं, तो वो लोग प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहलाएंगे कि घर से ही पढ़ाना। या कोई गेमिंग ऐप है जैसे, ठीक है, तो उससे उसको जैसे कोई गेमिंग है तो उस गेम को लगातार आपको मेंटेनेंस करना होता है, तो वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स में। लेकिन नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स में कौन आएगा? जैसे नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स में स्विगी जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, वो लोग आ जाएंगे नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स में। जिन्हें कैजुअल लेबर भी कहा जाता है, जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, वैसे प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी कैजुअल बेसिस पे ही काम करते हैं। तो गीग इकोनॉमी फ्यूचर है। अब भले इसका कितना भी आप अथी कर दो, ठीक है, ये फ्यूचर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यही सब नीति आयोग ने बात किया था, और फिर बताया था, एक डाटा यहाँ पर आप लिख लो। यही सब की बात की थी कि अर्बन सेंटर में जो महिलाएं होती हैं शादी के बाद, ये थी, वे प्लेटफॉर्म वर्कर में काम करना ज्यादा प्रीफर करती हैं। देखो, बेस्ड ऑन सर्वे इन अर्बन सेंटर, द रिपोर्ट सेज दैट द वुमेन आर मोर लाइकली टू टेक अप प्लेटफॉर्म जॉब्स आफ्टर एजुकेशन एंड मैरिज, ठीक है। ऑफ कोर्स हो सकता है सेफ्टी के लिए, आने जाने में जैसे ज्यादा आना जाना ना पड़े, कंपनी से घर, घर से कंपनी, ठीक है। और जो भी उनका रीजन हो, या फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी भी है, तो माइंडसेट भी है कि नहीं, घर से ही काम कर लो या जो भी। तो इस तरह से हो सकता है अर्बन सेंटर में ऐसा, ये सर्वे में कहा गया, तो आप इसको लिख सकते हो। और क्या है, ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 याद है? ये इसमें तीन तरह के पूरे लेबर लॉ को तीन कोड में सिफाई किया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन वेजेस और कोड ऑन इंडस्ट्रियल वर्कर, ऐसा कुछ था। तो इनको आप पढ़ सकते हैं, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसी में ये सब कहा गया है कि ओल्ड एज रिटायरमेंट प्लान देना चाहिए, इंश्योरेंस कवर देना चाहिए, और ये सब इनकम सपोर्ट, ये सब कहा गया है कि कंपनियों को देना चाहिए। लेकिन कंपनियों पर कोई जोर नहीं है इस रिपोर्ट का, वे भी रिपोर्ट को पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो नीति आयोग का कहना है कि लगभग 75 लाख लोग अभी गीग वर्कर्स हैं, और अगले 8 साल में 2020-21 में थे 75 लाख लोग, और अगले 8 साल में 2,30,00,000 लगभग गीग वर्कर्स हो जाएंगे, जो कि 4.1% ऑफ ऑल लाइवलीहुड इन इंडिया होंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गीग वर्कर्स किस में है? मीडियम स्किल जॉब में 47%, फिर बाकी 22% किस में? हाई स्कूल में, हाई स्किल जॉब में, और बाकी 31% लो स्किल जॉब में। तो ये चीज हो गया। गीग वर्कर्स, गीग इकोनॉमी में क्या मेन डिसएडवांटेज क्या होता है? तो वेज अक्सर कम होते हैं, आप जानते ही हो, जोमेटो वगैरह बहुत बार नाम सुने हो कि उसमें काफी कम पैसे मिलते हैं। जेंडर पार्टिसिपेशन अनइक्वल होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स कई गीग वर्कर्स जो नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उनमें तो खासकर जेंडर पार्टिसिपेशन अनइक्वल हुआ, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि मतलब गर्ल्स ना हो, बॉयज ही हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लो जोमेटो जो डिलीवरी होता है, तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि बॉयज ही होते हैं। तो ऐसा नहीं कि गर्ल्स नहीं कर सकती, लेकिन एक सेफ्टी, आने जाने और इन्वायरमेंट का भी तो फर्क पड़ता है, तो मैंने उसे एग्जांपल की तरह लिया। और फिर लिमिटेड स्कोप भी तो होता है, अपवर्ड मोबिलिटी, यानी आगे जाने का, प्रमोशन का, ये सब तो बहुत कम स्कोप होता है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप हो, तो आपको तो एक दिन जाना ही है तुरंत। जो भी आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, 2 साल का, तो ऊपर प्रमोशन का हो भी जाएगा, तो फिर अब तो होता नहीं है, क्योंकि ऊपर बैठे लोग अक्सर नीचे वाले को तो आने नहीं देंगे, क्योंकि आप तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, है ना। उस तरह का रिलेशन नहीं है जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन होता है। तो ये चीज हो गया। तो इसमें यही किया है कि अधिकतर उन लोग को पेड सिक नहीं मिलता है, कैजुअल लीव नहीं मिलता है, फिर ट्रैवल एंड हाउसिंग अलाउंस भी नहीं मिलता, फिर प्रोविडेंट फंड सेविंग्स नहीं होता है। तो खैर, ये सब के अलावा, डिसएडवांटेज के अलावा, गीग इकोनॉमी का अपना एडवांटेज भी तो है ना, समझ रहे हो। पहले की तरह आपको इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है,
आप जो मन सो कंपनी के साथ काम कर सकते हो, तुरंत एग्रीमेंट से कट हट सकते हो उस लॉ के अनुसार, यानी कि ठीक है, और घर बैठे भी काम, तो ये सब गिग इकोनॉमी का ही कमाल है। और टेक्नोलॉजी के आने से ऑफ कोर्स महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो नीति आयोग रिपोर्ट में भी कहा गया कि जो जो गिग कंपनी अभी जो इस तरह के रोजगार देती हैं, जो जो कंपनीज, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एम्प्लॉय करें और साथ में दिव्यांगजनों को भी एम्प्लॉय करें, ठीक है। तो इस तरह का उसमें कहा गया कि वैसे स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देंगे वगैरह वगैरह। तो ये रहा। बाकी आप गी इकोनॉमी पे आप एडवांटेज भी लिख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आम लोगों से संबंधित है, कोई हम बहुत ज़्यादा अमीर लोगों से संबंधित नहीं है, ये आम लोगों से संबंधित है। तो ऑफकोर्स इस पर क्वेश्चन मेंस में तो आ ही सकता है। और ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।